हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप सभी? क्या हाल चाल आपके? तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं न्यू टॉपिक हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। लास्ट टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर का। फ्यूजन का मीन होता है बच्चों जुड़ना। नॉर्मली हमने एक कर्व बनाकर आपको कुछ बातें पहले बताई थी। और क्या बातें थी बच्चों? हमने कर्व बनाया था एटॉमिक मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के मिड में। इस तरीके से ग्राफ था ये अपने पास में, और ये देखा गया था कि अप्रोक्सीमेट जिनका एटॉमिक मास नंबर 30 से कम होता है, जिनका एटॉमिक मास नंबर 30 से कम होता है, उनका पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कम होता है। उसमें भी कुछ स्पेशल, जैसे हमने बताए थे कि जिनका एटॉमिक मास नंबर मल्टीपल होता है 4 का, उनका तो एनर्जी ज्यादा रहता है। बट कुछ ऐसे न्यूक्लियस भी यहाँ होते, जैसे हम बात करें यहाँ 1s2, कुछ ऐसे न्यूक्लियस भी होते हैं जिनकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी बच्चों 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3, 4, काफी कम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो वो न्यूक्लियस जो होते हैं बच्चों अनस्टेबल होते हैं, और नेचुरल रूप में वो क्या करते हैं, नेचुरली वो क्या करते हैं, अपने आप की स्टेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और अपने आप की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बच्चों वो किसी दूसरे न्यूक्लियस के साथ क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और एक हेवी न्यूक्लियस का वो निर्माण करते हैं। और ऐसे हेवी न्यूक्लियस का वो निर्माण करते हैं जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसी प्रकार से हम बात करें न्यूक्लियर फ्यूजन में, नेचुरली न्यूक्लियर फ्यूजन आज तक बच्चों सन स्टार यानी जो सूर्य है, जो तारा है अपने पास में, सन है यानी स्टार है, उनमें कंटिन्यू चला हुआ आ रहा है अपने पास में। न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस बहुत लॉन्ग टाइम से हमारे स्पेस में, स्टार में, स्टार्स जो भी आपके पास है, सन है, उनमें कंटिन्यू चला हुआ आ रहा है। हमने ये पढ़ा है और हम जानते हैं कि जो हमारे पास सन है अपने पास में, सन में 90% जो पार्ट है वो हीलियम का एंड हाइड्रोजन का है। रिमेनिंग जो 10% है वो एलिमेंट है, लेकिन वो और एलिमेंट भी बहुत लाइट पार्टिकल्स है, बहुत हल्के पार्टिकल्स है, हेवी पार्टिकल्स नहीं है। यानी वहाँ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स का प्रेजेंस होना थोड़ा टफ है, यानी हो सकता है वहाँ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि वहाँ पर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लाइट पार्टिकल्स वहाँ जुड़ रहे हैं और कंटिन्यू वो न्यूक्लियर फ्यूजन का वह प्रोसेस करते हैं। इसी वजह से बच्चों काफी मात्रा में वहाँ एनर्जी रिलीज करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है बच्चों, जो एनर्जी मिलता है वो फ्यूजन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मिलता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी मिलता है वो कम होता है बच्चों फ्यूजन के कंपैरिजन में, यानी फ्यूजन से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। यही रीजन है कि जो स्टार्स अपने पास, जो सन अपने पास है, काफी लॉन्ग टाइम से फ्यूजन रिएक्शंस कर रहे हैं। वह हाइड्रोजन के पार्टिकल्स मिलकर हीलियम के पार्टिकल का निर्माण कर रहे हैं और वहां से काफी मात्रा में एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। वही एनर्जी हमें हीट की फॉर्म में मिल रही है, और ये कहा जाता है कि यदि वो न्यूक्लियर फ्यूजन बंद भी कर दे तो लगभग हमें 10⁹ ईयर तक, 10⁹ ईयर तक वो हमें हीट दे सकता है, एनर्जी दे सकता है। यानी हम ये देख सकते हैं कि उसने कितना सारा एनर्जी स्टोरेज कर लिया है इसी फ्यूजन की वजह से। तो फ्यूजन का मीन क्या होता है कि बच्चों जो नेचुरली की हम बात करें, नेचुरल प्रोसेस की बात करें, तो लाइट पार्टिकल्स जो है अपने पास में, उनका पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी काफी कम होता है, और वो अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए दूसरे अदर न्यूक्लियस के साथ ऐड होकर एक स्टेबल न्यूक्लियस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिनका पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होता है। इस प्रोसेस में बच्चों मास डिफेक्ट की वजह से बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, और वो एनर्जी जो होता है वो हीट की फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपने पास प्राप्त होता है, और वो एनर्जी फ्यूजन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात यदि हम बात करें फ्यूजन की, तो जो फ्यूजन जो होता है, कंट्रोल फ्यूजन प्राप्त करना बड़ा पॉसिबल नहीं है। जैसे नॉर्मली हम बात करें कि हम फ्यूजन को कंट्रोल करके रख सकते हैं, फ्यूजन जो रिएक्शंस होता है हम उनको कंट्रोल करके रख सकते हैं, बट फ्यूजन को कंट्रोल करना बड़ा टफ काम है। तो अभी तक ऐसे डिवाइसेस या इस तरीके से चीज़ें नहीं बन पाई रही है कि जिससे फ्यूजन को भी हम कंट्रोल कर सके।
तो हम बात करते हैं कि फ्यूजन में कंट्रोल करना बड़ा टफ काम है। कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज उनकी होनी चाहिए, आज हम उसका भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्यूजन का मीन क्या होता है बच्चों? फ्यूजन का मीन ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा लाइट पार्टिकल्स मिलकर जब एक हेवी पार्टिकल का निर्माण करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में मास डिफेक्ट की वजह से बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, वो एनर्जी जो होता है फ्यूजन के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि नेचुरली की कुछ हम इस बात करते हैं कि हमें कितना टेम्परेचर, कितना एनर्जी रिक्वायर होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टार्ट करने के लिए भी हमें बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे टेम्परेचर की हमें रिक्वायरमेंट होती है। उसका क्या रीज़न है कि सर हम फ्यूजन को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा टेम्परेचर में चाहिए? तो जो हमें पता है, हमें ये पता है कि एक न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है। जैसे प्रोटोन और प्रोटोन आपके पास है, प्रोटोन प्रोटोन अपने पास है, प्रोटोन यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपने पास है, 1h1 1h1 है। क्योंकि हम नॉर्मली यदि बात करेंगे कि सन के अंदर अपने पास में जो फ्यूजन हो रहा है उसमें बच्चों हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिलकर हीलियम के न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं और बहुत सारे मतलब बीटा पार्टिकल्स भी वहां से निकालते हैं। तो यहाँ प्रोटोन प्रोटोन अपने पास है और हमें पता है कि प्रोटोन और प्रोटोन के मिड में क्या होता है, एक खतरनाक वाला फोर्स लगता है, न्यूक्लियर फोर्स। और हम ये भी कह सकते हैं नॉर्मली, हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटोन प्रोटोन के मिड में क्या होता है बच्चों, एक रिपल्सन फोर्स भी लगता है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रखता है। तो इन दोनों को अलग करने के लिए, हमें बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए क्योंकि हमने टेम्परेचर की फॉर्म में जो काइनेटिक एनर्जी पढ़ रखी है बच्चों वो 3/2 kT होती है। कितनी होती है बच्चों? 3/2 kT होती है। तो हमें बहुत सारे टेम्परेचर की वहां रिक्वायरमेंट होती है। ये कहा जाता है कि टेम्परेचर न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टार्ट करने के लिए टेम्परेचर 10⁶ टू 10⁸ केल्विन तक रहना चाहिए, मिनिमम इतना टेम्परेचर रहना चाहिए। अब इस टेम्परेचर के बेसिस पर हम एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं कि हमें कितना एनर्जी का मिनिमम ब्रेक करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है। यानी रिपल्सन फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी वहां देनी पड़ती है ताकि फ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। उसके लिए हमें बहुत सारा टेम्परेचर चाहिए होता है। हमें मिनिमम टेम्परेचर 10⁶ टू मैक्सिमम टेम्परेचर 10⁸, यानी इतना टेम्परेचर होगा तब तो बच्चों ये न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होगा आपके पास में। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हमें 10⁶ टू 10⁸ केल्विन टेम्परेचर स्टार्ट करने के लिए चाहिए। इसी रिएक्शंस को बच्चों हम क्या बोलते हैं? थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हम थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं। इसी को हम थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। यानी थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि हमें जो बैरियर आपके पास आ रहा है, बैरियर का मतलब जो रुकावट अपने पास आ रही है प्रोटोन प्रोटोन को ऐड करने में, सबसे पहले उनको अलग करने में रिपल्सन फोर्स के अपोजिशन में आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, टेम्परेचर आपको ज़्यादा देना पड़ता है और उस टेम्परेचर की वजह से जो फ्यूजन अपने पास रिएक्शन होता है उसको थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि बच्चों ये जो रिएक्शंस अपने पास होती है, बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे बोथे एंड बेकर ने कुछ बातें बताई थी। बोथे एंड बेकर ने कहा था कि ये जो सन और स्टार जो आपके पास है इसमें प्रोटोन प्रोटोन या हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर कार्बन हाइड्रोजन के प्रोसेस से पास होते हुए हीलियम के पार्टिकल का निर्माण करते हैं। लेकिन बच्चों हम हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केवल सन में होने वाली प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। सन में बच्चों जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो प्रोटोन प्रोटोन साइकिल कहलाता है या हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइकिल भी कह सकते हैं। तो हम प्रोटोन प्रोटोन साइकिल के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों 4 हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मिलकर हीलियम बनाता है, जिसके प्रोसेस को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं और बहुत सारी एनर्जी को यहाँ रिलीज करता है। यानी जो सन में प्रोसेस चल रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन का, उस प्रोसेस में बच्चों 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिलकर एक हीलियम के न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, एक हीलियम का न्यूक्लियस का प्रोडक्शन करते हैं और हीलियम पार्टिकल्स भी निकालते हैं, गामा रेज भी वहां से वो एमिट करते हैं जो हीट की फॉर्म में होती है और बहुत सारी एनर्जी वहां से और भी रिलीज होती है। दूसरी बात यदि हम बात करें कि इसमें जो एनर्जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें एनर्जी फ्यूजन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चों किस तरीके से अपने पास में सन में प्रोटोन प्रोटोन साइकिल हो रहा है हम उसका डिस्कशन करते हैं। इसमें 4 हाइड्रोजन, स्टार्टिंग में 2 हाइड्रोजन में लेता हूँ 1h1 और पहले रिएक्शन में बच्चों में प्लस बीटा पार्टिकल यहाँ से निकाल देता हूँ। प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं?
+1 e की पावर 0 और बहुत सारी एनर्जी यहाँ से निकलेगी, वो गामा रेज की फॉर्म में हो सकती है, फोटोन की फॉर्म में हो सकती है। तो 1 और 1 2। अब रिएक्शन को बैलेंस करना तो ऑलरेडी हमने प्लस बीटा पार्टिकल यहाँ से निकाल दिया है, तो यह क्या लिखा जाएगा बच्चों, यह लिखा जाएगा 1 और 1 पर हाइड्रोजन ही रहेगा, लेकिन यहाँ एटॉमिक मास नंबर इसका कितना आ गया, 2 आ गया। हम देख सकते हैं, देखो 1 और 1 2 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। तो यहाँ दो हाइड्रोजन इनिशियली जब जुड़ते हैं तो बच्चों 1s2 ड्यूट्रियम यहाँ पर बनाते हैं। अभी ड्यूट्रियम वापस से रिएक्शन करेगा बच्चों हाइड्रोजन से, अनस्टेबल ही अपने पास में 1s2 + 1h1। अब यहाँ पर कोई भी बीटा पार्टिकल नहीं निकालना आपको, सेकंड रिएक्शन में कोई भी बीटा पार्टिकल यहाँ से नहीं निकालना है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। 2 पर क्या आता है, हीलियम आता है। एटॉमिक मास नंबर इसका कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो ये 3 आ गया। और हम देख पा रहे हैं कि ये 2He3 अनस्टेबल होता है, तो ये वापस हाइड्रोजन के एटम के साथ कनेक्ट होगा, ये 3 हाइड्रोजन के एटम के साथ कनेक्ट होगा और यहां से पहले वो प्लस बीटा पार्टिकल निकालेगा। प्लस बीटा पार्टिकल निकाला तो बच्चों यह 2 और 1 3 होना चाहिए था, एक ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, तो यह 2 आएगा। 2 पर बच्चों हीलियम रहेगा। एटॉमिक मास नंबर 3 और 1 के इतना आगे 4 प्लस ये एनर्जी निकालेगा। हम इन एनर्जी का कैलकुलेशन बच्चों कर सकते हैं, हमें रटने की जरूरत नहीं है। हम एनर्जी का कैलकुलेशन हम क्यू एनर्जी के बेसिस पर ही करेंगे, जिसमें हमने बताया था कि हमें रिएक्टेंट की एनर्जी में से प्रोडक्ट की एनर्जी को माइनस कर देते हैं। उसका क्या रीजन है कि बच्चों हम ये देखते हैं कि जो रिएक्टेंट के पास मास होता है उतना मास प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको प्राप्त नहीं होता है, मास डिफेक्ट आता है। और रिलेटिविटी का जो प्रिंसिपल आइंस्टाइन का, उनके अकॉर्डिंग ये जो अपने पास में मास डिफेक्ट होता है वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बेसिस पर हम यहाँ एनर्जी निकाल सकते हैं। अब इन चारों इक्वेशन को बच्चों ऐड करिए आप, इन चारों इक्वेशंस को ऐड करते हैं हम। तो देखो ऐड करना कैसे होता है, केमिस्ट्री की जैसे ऐड करते हैं। ये बच्चों 1s2 है, 1s2 से बच्चों 1s2 कैंसिल आउट होगा। 2He3 से बच्चों 2He3 कैंसिल आउट होगा। तो लेफ्ट वाला जो पोर्शन होगा वो लेफ्ट में कनेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 और 4। तो हम देख रहे हैं यहाँ 4 अपने पास में क्या है, हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है। यहाँ हम देख रहे 2He4 एक हीलियम बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ 2 बीटा पार्टिकल, एक सिंगल ये डबल, तो 2 बीटा प्लस बीटा पार्टिकल भी यहाँ निकलते हैं और यहाँ बहुत सारी एनर्जी अपने पास निकलती है। इस एनर्जी का कैलकुलेशन बच्चों हमें करना है, इसी एनर्जी का कैलकुलेशन हमें करना है। और एनर्जी का कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा मेथड हम याद करें, थोड़ा सा मेथड यदि हम याद करें तो हमें क्यू एनर्जी ही यहाँ निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी बच्चों, क्यू एनर्जी निकालनी होगी। और क्यू एनर्जी का कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो एनर्जी होती है, किसकी एनर्जी बच्चों, रिएक्टेंट की एनर्जी। रिएक्टेंट यहाँ क्या है बच्चों, 4 हाइड्रोजन हो चुका है। प्रोडक्ट अपने पास में क्या हो चुका है, प्रोडक्ट अपने पास एक हीलियम हो चुका, 2 प्लस बीटा पार्टिकल हो चुके हैं, जिनको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, जिनको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो इस रिएक्टेंट की एनर्जी में से हम प्रोडक्ट की एनर्जी को माइनस कर देते हैं, तो ये कितना एनर्जी यहाँ से रिलीज होता है वो हमें फाइंड हो जाता है। और ये बच्चों जो आप जब फाइंड करेंगे तो ये क्यू एनर्जी इस रिएक्शन में अपने को 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होगी। क्यू एनर्जी के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी क्लासेस पहले भी बता चुका, हर क्लासेस में लगभग हमने क्यू एनर्जी का फॉर्मूला बताया है और निकालना भी सिखाया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, क्यू एनर्जी जैसे प्रोडक्ट अपने पास क्या है, रिएक्टेंट सॉरी अपने पास क्या हाइड्रोजन है, तो हम 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के मास और ये c², क्योंकि एनर्जी तो बच्चों हम किससे निकाल लेंगे, mc² से, आइंस्टाइन के इक्वेशन से, माइनस ये अपने पास क्या है, तो ये बच्चों अपने पास क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में एक मास किसका होगा बच्चों, हीलियम का होगा, इंटू c², मास किसका होगा बच्चों, पॉजिट्रॉन का होगा, पॉजिट्रॉन का होगा, इंटू c²। हम देखेंगे इसमें से c² कॉमन आ जाएगा, ये सारा आंसर अपने पास एम्यू में आएगा। मैं बता चुका हूँ इसलिए नहीं बता रहा, या मास डिफेक्ट आ जाएगा, एम्यू में आएगा, इंटू c² कॉमन आ जाएगा। एम्यू में आप क्या कर लेंगे बच्चों, एम्यू को चेंज कर देंगे, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c²। और जैसे आप चेंज करेंगे तो c² से c² कैंसिल हो जाएगा, और आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस की एनर्जी आ जाएगी। यानी सन में ये बताया गया है कि सन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है उसमें प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइकिल हो रहा है, जिसमें 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिलकर एक हीलियम के न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, 2 प्लस बीटा पार्टिकल्स निकालते हैं और बहुत सारी गामा रेज भी वहां से निकालते हैं, जिससे वहां से एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी हीट की फॉर्म में हो सकती है,
वो एनर्जी जो भी पार्टिकल्स निकल रहे हैं उनके काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है। यही वजह है कि बच्चों सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होने की वजह से वो हमें एनर्जी हीट दे रहा है, और ये कहा जा रहा है कि उसमें इतना एनर्जी स्टोर हो चुका है कि वो हमें लगभग 10⁹ ईयर तक क्या दे सकता है, एनर्जी दे सकता है। तो ये अपने पास क्या था बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन था। न्यूक्लियर फ्यूजन में बच्चों कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन बनाना अभी भी पॉसिबल नहीं हुआ, इसके लिए बहुत ही मान के चले स्पेशल प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन अभी तक ये बातें पॉसिबल नहीं है। तो ये बच्चों आज अपने पास चैप्टर एंड हुआ। कैसे लगी सारी क्लासेस? आप लाइक करें बच्चों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको फिर भी कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में तो आप उसे डिस्कस करें, कमेंट करें। थैंक यू।